India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं जारा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सिद्दीकी कप्पन को जमानत देने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई सहमति। कहा 2 साल से जेल में है कप्पन, हर व्यक्ति को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का है अधिकार। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से मांगे रिहाई संबंधी दस्तावेज। 2 हफ्ते में जवाब देने का निर्देश। पूजा स्थल अधिनियम की संवैधानिकता पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। जिला अदालतों में सुनवाई पर रोक नहीं, काशी और मथुरा में जारी रहेगी सुनवाई। वैवाहिक संबंध में रेप अपराध है या नहीं, अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों ने दिया था अलग अलग फैसला। याचिका में हाई कोर्ट के विभाजित फैसले को दी गई थी चुनौती। India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को करीब 23 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। 5 अक्टूबर 2020 को सिद्दीकी कप्पन को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। हाथरस मामले में हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में सिद्दीकी कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सिद्दीकी पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम या यूएपीए की धाराएं लगाई गईं। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बताया कि कप्पन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन को जमानत पर रिहा करने पर सहमति जताई। Siddhi Kappan has been in jail for last 2 years. He was arrested on 5th of October 2020. So Supreme Court said that long time is one of the factors for him to grant bail. Secondly, this is a UAPA case. So it has to be prima facie satisfied that there is no truth in the allegations of the prosecution. So one thing about the conspiracy which the prosecution said was that they were carrying pamphlets. सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम या यूएपीए के तहत दायर मामले में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कप्पन सिद्दीकी को जमानत दिए जाने का आदेश देंगे, लेकिन सरकार बताए कि क्या शर्त हो सकती है। दलीलों के दौरान कप्पन सिद्दीकी की याचिका पर सीजेआई जस्टिस यूयू ललित ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या कप्पन के पास से कोई विस्फोटक पदार्थ मिला था या कोई ऐसी सामग्री मिली जिससे लगता हो कि वो साजिश रच रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगता है कि अभी आरोप तय होने के चरण तक भी मामला नहीं पहुंचा है। बेंच ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है। क्या ये कानून की नजर में अपराध होगा? यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि 2 महीने में आरोप तय हो सकते हैं। यूपी सरकार की ओर से पेश हुए महेश जेठमलानी ने कहा कि कप्पन के पास से कोई विस्फोटक नहीं मिला था। उसकी कार में आपत्तिजनक साहित्य मिला था। उससे पता चला कि वो पीएफआई से जुड़ा है। इस पर सीजेआई ने पूछा कि साहित्य में खतरनाक क्या लगता है। हम कैसे कह सकते हैं कि पीएफआई से मिले साहित्य का उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए साहित्य से कोई संबंध है। जेठमलानी ने दलील दी कि साहित्य का पूरा मकसद दंगा भड़काना है। सिब्बल ने कहा कि आप साहित्य को पढ़ लें। इस पर कप्पन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि साहित्य ये था कि हाथरस की पीड़िता को इंसाफ दिलाना है। साथ ही कहा कि कप्पन अक्टूबर 2020 से जेल में बंद है।
महेश जेठमलानी ने बेंच को बताया कि मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। बेंच ने पूछा, कप्पन के खिलाफ वास्तव में क्या पाया गया है? जेठमलानी ने कहा कि हाथरस से जुड़ी घटना और उसके पीएफआई से संबंध हैं। उसे क्षेत्र में दंगा भड़काने के लिए 45,000 रुपए दिए गए थे। उनका किसी प्रेस संगठन में रजिस्ट्रेशन नहीं था। वह आधिकारिक तौर पर तेजस से जुड़ा हुआ है, जिसका संबंध पीएफआई से है। झारखंड में पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है। जेठमलानी ने कहा कि कप्पन को निर्देश थे कि क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है और कैसे आवश्यक आपूर्ति संग्रहित की जाएगी और घटना हुई वहां कैसे आश्रय लेना है। जेठमलानी ने कहा कि हाथरस की घटना को अशांति फैलाने के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया था। बेंच ने कहा कि आपने उस व्यक्ति की हिरासत में क्या पाया है? सह आरोपी के बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हम आरोप तय कर रहे हैं, जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूरा करेंगे। वह छुट्टी के लिए आवेदन कर सकता है। बेंच ने कहा वह व्यक्ति 2 साल से जेल में है। अगले 6 हफ्ते कप्पन दिल्ली में ही रहेगा। पुलिस थाने में साप्ताहिक तौर पर हाजिरी लगानी पड़ेगी। 6 हफ्ते बाद वो समुचित प्रक्रिया पूरी कर केरल भी जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को चुनौती देने के मामले में सुनवाई हुई और इस दौरान जस्टिस रस्तोगी ने मामले की सुनवाई बाद में सभी याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। साथ ही गुजरात सरकार से दोषियों की रिहाई से जुड़े सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश करने को भी कहा है। कोर्ट ने गुजरात सरकार से अपना जवाब दाखिल करने के लिए याचिका पर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और उस पर याचिकाकर्ता को 1 हफ्ते में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते के बाद होगी। सुनवाई से पहले दोषियों की रिहाई से चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि समय से पहले रिहाई या छूट के सभी आदेशों को राज्य सरकार की वेबसाइट पर आरटीआई अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना चाहिए। याचिका में छूट या समय से पहले रिहाई की प्रक्रिया में पारदर्शिता की आवश्यकता का आह्वान किया गया है। बिल्किस बानो ने इस मामले में कहा था कि उनके और उनके परिवार के 7 लोगों से जुड़े मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई ने न्याय पर उनके भरोसे को तोड़ दिया है। बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले के दोषी सभी 11 लोगों को गुजरात सरकार ने माफी नीति के तहत सजा उनकी माफ कर दी थी, जिसके बाद 15 अगस्त को उन्हें गोधरा उप कारागार से रिहा कर दिया गया था। सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए बिल्किस ने कहा था कि इतना बड़ा और अन्यायपूर्ण फैसला लेने से पहले किसी ने उनकी सुरक्षा के बारे में नहीं पूछा और न ही उनके भले के बारे में सोचा। पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय राजी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के लिए नोटिस जारी किया है, जिस पर केंद्र को 2 हफ्ते में जवाब देना होगा। कोर्ट ने केंद्र से 2 सप्ताह के भीतर पूजा स्थल कानून 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में 11 अक्टूबर को फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काशी और मथुरा में सुनवाई जारी रहेगी। सीजेआई ललित ने कहा कि काशी और मथुरा में कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। दरअसल याचिकाकर्ता ने कहा था कि काशी और मथुरा में अदालती कार्रवाई चल रही है, वहां अदालतें अपने अपने विचार से कानून की व्याख्या कर रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय में पूजा स्थल अधिनियम पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने इन याचिकाओं पर इसी वर्ष 11 अक्टूबर से सुनवाई करने का फैसला लिया है। 3 जजों की बेंच इस अहम मसले की सुनवाई करेगी। अदालत की ओर से इन याचिकाओं को लेकर नोटिस भी जारी किया गया है। सीजेआई ने मामले में दाखिल अन्य सभी अर्जियों पर भी नोटिस जारी कर केंद्र से मामले पर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के 2 मुख्य याचिकाओं पर 12 मार्च 2021 को नोटिस जारी किया है। याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में अब तक केंद्र सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले में कुछ संवैधानिक पहलू भी हो सकते हैं, इसलिए मामले को 3 जजों की बेंच ही सुनवाई करे। वहीं हिंदू पुजारियों के संगठन विश्वभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ की ओर से विष्णु जैन ने सीजेआई को बताया कि हमने पहले ही याचिका दाखिल की थी, हमारी याचिका पर भी नोटिस जारी किया जाए। सीजेआई ने केंद्र से पूछा, नोटिस बहुत पहले जारी हुआ था, आप जवाब दाखिल करना चाहते हैं या नहीं? सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने जवाब दाखिल नहीं किया है, हम जवाब दाखिल करेंगे। सॉलिसिटर जनरल ने इस मामले में जवाब देने के लिए और ज्यादा वक्त की मांग की है।
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। सीजेआई ने 2 मुख्य याचिकाओं के अलावा दाखिल अन्य हस्तक्षेप याचिकाओं पर भी एक साथ सुनवाई करने की बात कही। अर्जी दाखिल करने वाले एक याची ने काशी और मथुरा की अदालतों में इसी अधिनियम का जिक्र करते हुए फैसले सुनाए हैं। हालांकि चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा है कि शीर्ष अदालत काशी और मथुरा की अदालतों की ओर से जारी सुनवाई पर रोक नहीं लगाएगी। उन्होंने कहा कि जिला अदालतों में चल रही सुनवाइयों को जारी रखने दिया जाए। यही नहीं, पूजा स्थल अधिनियम को संसद से 18 सितंबर 1991 को पारित किया गया था। 1991 में लागू किया गया। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। ज्ञानवापी मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण की सुनवाई में इस अधिनियम का कई बार जिक्र हुआ है। ऐसे में कई अहम मामलों में ये कानून महत्वपूर्ण हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। केरल के आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट 28 सितंबर को मामले पर निर्देश और अंतरिम आदेश जारी करेगा। इसके लिए पक्षकारों से विस्तृत में जानकारी मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि रेबीज संक्रमित कुत्तों या खतरनाक कुत्तों को अलग अलग जगह पर रखा जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि राज्य सरकार से इस मामले पर समाधान तलाशें। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि आपत्तियां होंगी जिन पर ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि रेबीज से संक्रमित या खतरनाक कुत्ते जिन्होंने किसी को काटा हो उन्हें स्थानीय डे केयर सेंटर में रख सकते हैं। शीर्ष अदालत की बेंच ने सुझाव दिया कि रेबीज संक्रमित कुत्तों या क्रूर कुत्तों को अलग अलग जगह पर रखा जा सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ये इतना भी आसान नहीं होगा। कई आपत्तियां होंगी। रेबीज से संक्रमित या क्रूर कुत्ते जिन्होंने किसी को काटा हो उन्हें स्थानीय डे केयर सेंटर में रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप सड़क पर चलने वाले व्यक्ति को कुत्ते द्वारा काटने के लिए नहीं कह सकते। ये स्वीकार्य नहीं है। हमें स्वीकार करना होगा कि ये एक समस्या है। इसके बाद कोर्ट ने वैधानिक और अन्य चीजों को रिकॉर्ड में रखने के लिए एक और अदालत को सटीक स्थिति से अवगत कराने के लिए और समय मांगा। बेंच ने 28 सितंबर को अंतरिम आदेश और निर्देश के लिए मामला सूचीबद्ध किया। पक्षकारों को अंतरिम आदेशों के संबंध में सारांश दाखिल करने की स्वतंत्रता है। इस याचिका में केरल में हाल ही में 12 साल की बच्ची को कुत्ते के काटने की घटना का भी जिक्र किया गया है, जबकि कुत्ते को एंटी रेबीज वैक्सीन लगी हुई थी। वकील ने कहा कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के पूर्व जज के नेतृत्व में कुत्तों के काटने से जुड़ी शिकायतों से निपटने और पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। वकील वीके बीजू ने कोर्ट में बताया कि पिछले 5 साल में 10 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा है। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी मामले में बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग वाली एक वकील की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने की। जब पीठ ने गिरफ्तारी की मांग करने वाले अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार करने के लिए अनिच्छा व्यक्त की तो याचिकाकर्ता के वकील ने वैकल्पिक प्रार्थना पर प्रकाश डाला, जो मॉब लिंचिंग के संबंध में तहसीन पूनावाला फैसले में निर्देशों को लागू करने की मांग करता है। सीजेआई ललित ने कहा कि यह सरल और अहिनिकर लग सकता है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हैं। अदालत को निर्देश जारी करते समय चौकस रहना चाहिए। हम आपको याचिका वापस लेने का सुझाव देते हैं। फिर मामले को वापस ले लिया गया और इस तरह याचिका खारिज कर दी गई। एडवोकेट अबू सुहेल द्वारा एडवोकेट चंद कुरैशी के माध्यम से दायर याचिका में घटना की स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच के लिए निर्देश देने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 26 मई को टीवी पर प्रसारित चैनल डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर देश के विभिन्न जगहों पर नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। मैरिटल रेप यानी कि विवाहित बलात्कार कानूनी रूप से अपराध है या नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगले हफ्ते से सुनवाई करेगा। मैरिटल रेप के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच के विभाजित फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। दरअसल 11 मई को दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग फैसला दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मैरिटल रेप अपराध है या नहीं। भारतीय कानून में मैरिटल रेप कानूनी अपराध नहीं है। हालांकि इसे अपराध घोषित करने की मांग को लेकर कई संगठनों की ओर से लंबे वक्त से
मांग चल रही है। याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आईपीसी की धारा 375 के तहत वैवाहिक दुष्कर्म को अपवाद माने जाने को लेकर संवैधानिक तौर पर चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट के जज इस मुद्दे पर एकमत नहीं थे, इसलिए कोर्ट ने इस मामले को 3 जजों की बेंच में भेजने का फैसला किया था। हाईकोर्ट की बेंच में एक जज राजीव शगधर ने वैवाहिक बलात्कार अपवाद को रद्द करने का समर्थन किया था। वहीं जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा कि आईपीसी के तहत अपवाद असंवैधानिक नहीं है और एक समझदार अंतर पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा इस मामले की सुनवाई। कोर्ट ने कहा कि और भी मामले इससे जुड़े हुए हैं और उन सब की साथ में सुनवाई होगी। दरअसल मैरिटल रेप के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच के विभाजित फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें 11 मई को दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग फैसले दिए थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से मैरिटल रेप अपराध है या नहीं तय करने की बात कही गई थी। भारतीय कानून में मैरिटल रेप को कानूनी अपराध के दायरे में नहीं रखा गया है। हालांकि इसे अपराध घोषित करने की मांग को लेकर कई संगठनों की ओर से लंबे वक्त से मांग चल रही है। दरअसल बेंच में एक जज राजीव शगधर ने वैवाहिक बलात्कार अपवाद को रद्द करने का समर्थन दिया था, जबकि जस्टिस हरिशंकर ने कहा कि आईपीसी के तहत अपवाद असंवैधानिक नहीं है और एक समझदार अंतर पर आधारित है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आईपीसी की धारा 375 के तहत वैवाहिक दुष्कर्म और अपवाद माने जाने को लेकर संवैधानिक तौर पर चुनौती दी थी। गोवा के कर्लीज क्लब को गिराने पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मामला बीजेपी नेता और टीवी सेलिब्रिटी सोनाली फोगाट की हत्या के बाद सुर्खियों में आए कर्लीज क्लब का है। हालांकि इसके साथ शर्त जोड़ी गई है कि इसमें फिलहाल कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। शुक्रवार सुबह क्लब को गिराने की शुरुआत हो चुकी थी। बुलडोजर अपना काम कर रहा था, तभी स्टे ऑर्डर दिखाया गया। इसी क्लब में सोनाली फोगाट को ड्रग्स दी गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक आदेश के खिलाफ झोपड़ी मालिक द्वारा दायर याचिका का उल्लेख शुक्रवार को प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने और अंतरिम राहत के लिए किया गया था। कोर्ट ने कहा कि तटीय विनियमन क्षेत्र दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए संरचना को ध्वस्त करने का निर्देश देने वाला एनजीटी आदेश 6 सितंबर को पारित किया गया था और विध्वंस पहले से ही चल रहा था। इसके अलावा ये नोट किया गया कि एनजीटी आदेश एक विशेष सर्वेक्षण संख्या के भीतर आने वाली संरचनाओं तक ही सीमित था, इसलिए इसने मामले में नोटिस जारी किया और स्टे दे दिया। इसने गोवा राज्य को 14 सितंबर अगले बुधवार तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा। सोनाली की मौत के बाद गोवा पुलिस ने क्लब को सील कर दिया था। गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने क्लब को अवैध करार देते हुए 21 जुलाई 2016 को गिराने के आदेश दिए थे, लेकिन मालिक ने इस मामले को लेकर एनजीटी में अपील दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। इसके बाद उसे गिराने की कार्रवाई हो रही थी। एनजीटी ने 15 दिन के अंदर कर्लीज क्लब को गिराने को कहा था। साथ ही बिजली और जल विभाग से बिजली पानी का कनेक्शन काटने को भी कहा। आबकारी विभाग क्लब का बार लाइसेंस कैंसिल करवा चुका है। गोवा सीएम प्रमोद सावंत के अनुसार कर्लीज क्लब को सीज किया जा चुका है। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.